हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम इस लेसन के एक सेकंड पार्ट के ऊपर चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जो विमेन है उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके का था। क्योंकि हम सभी विमेन ने क्या है, काफी सारे प्रॉब्लम्स देखे अपने लाइफ में, है ना। इस लेसन में हमने यही पढ़ा कि जेंडर बेस्ड प्रॉब्लम जो विमेन है वो कितनी ज्यादा फेस कर रही हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि जो विमेन है उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से मिला। तो दिस इज मी भारती नीमकर। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सोशल स्टडीज की क्लास, और आप सभी बच्चे हम लोग को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है सत्य शिक्षा 9th 10th। ठीक है, जिसके लिए आपको टेलीग्राम को डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, तो शुरू करते हैं यहाँ से। इन इंडिया जो प्रोपोर्शन है विमेन का लेजिस्लेचर हैज बीन वेरी लो। हमने क्या पढ़ा था कल? हमने ये पढ़ा था ना कि इंडिया के अंदर ये जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर बोले तो इधर विधानसभा, है ना, लोकसभा, कोई कुछ भी हो सकती है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू या मेक यू अंडरस्टैंड कि जो फीमेल प्रपोर्शन है यहाँ पर लोकसभा में वो बहुत ज्यादा कम है। लोकसभा राज्यसभा में देखिए, अगर 5 मेन है तो सिर्फ 3 ही फीमेल हैं। इवन आप चाहे जो हमारी करंट जो गवर्नमेंट है ना, उसमें ही फीमेल रिप्रेजेंटेशन देख लो कितना है, बहुत कम है ना। मतलब गिनती की कुछ ही महिलाएं हैं जो मंत्री पद पर मतलब बनी हुई हैं, या फिर कुछ कोई मिनिस्टर बनी हुई है, या फिर किसी डिपार्टमेंट की हेड बनी हुई, नहीं। ऑल आर मेन, एवरीबडी इज मैन, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ एक राष्ट्रपति जी है हमारी जो अभी बनी है, क्या एक फीमेल रिप्रेजेंटेशन, बट पहले नहीं थी। द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर लोकसभा में 10% से कम है। और जो हमारी स्टेट असेंबलीज हैं, ठीक है, जिसको विधानसभा कहा जाता है, वो सिर्फ 5% ही है। इवन उससे भी कम है। ठीक है। तो अब ये इमेज देखिए, नीचे जो आप इमेज यहाँ पर देख रहे हैं, सो दिस इमेज, ये देखिए, यहाँ फर्स्ट नंबर पे इंडिया है, दूसरे पे अफ्रीका है, और तीसरे पे लैटिन अमेरिका है। तो यहाँ पर इंडिया अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ द नेशन इन द वर्ल्ड, कौन से ग्रुप पे है? बॉटम ग्रुप पे है, यानी कि सबसे नीचे। इवन बिहाइंड डेवलपिंग नेशन लाइक अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। मतलब हम, ये डेवलपिंग नेशन कौन से होते हैं? जिनमें अभी विकास की गति चल रही है। ठीक है, अभी विकसित, अभी विकसित नहीं हुए हैं। ठीक है। तो ये सभी क्या है? डेवलपिंग नेशन है, अभी इनमें विकास की गति चल रही है। अब देखो अफ्रीका, अफ्रीका के मेरे ख्याल से कुछ ही कंट्रीज होंगी जो वेल डेवलप्ड होंगी। ठीक है, वहां पर जो रेशो है पुअर वाली वो कम होगी। अदरवाइज जो ये पूरा ईस्ट है, ये वाला, है ना, ये पूरा सेंट्रल, इवन साउथ, ये साउथ अफ्रीका को छोड़ के, मतलब मेजर कॉन्टिनेंट जो है, अप्रोक्सीमेट 70%, है ना, ये सारा क्या है? पुअर है। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की कमी है, यहाँ पर एजुकेशन की कमी है, यहाँ पर हाइजीन की कमी है, हर चीज की कमी है। फिर हम बात करते हैं लैटिन अमेरिका की, यहाँ पर भी यही सब चीजें हैं, पर ये थोड़ा सा बेटर है। बट ब्राजील की जो हालत है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, और उसकी भी जो हालत है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। किसमें अच्छी नहीं है? फीमेल रिप्रेजेंटेशन में, जो कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर फीमेल्स को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है ना। ठीक है, आप लोग मिनिस्टर बन के क्या ही कर लोगे, right? So this problem can be solved by making it legally binding कि to have a fair proportion of women in the elected bodies। अब हमने क्या देखा था, मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, कि 1/3 जो है वो सीट्स निकाली गई हैं फॉर women। किसमें? जो पंचायत है उसमें, है ना, जो गवर्नमेंट की सीट्स है उसमें, मतलब 1/3 एटलीस्ट होनी ही चाहिए, ताकि जो फीमेल है वो अपने आप को ऐसे लैग बिहाइंड ना फील करे कि भाई हमारे लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा। बट ऐसा नहीं है, इनके लिए भी हो रहा है ना, इनके लिए हो रहा है, बट कब हो रहा है? जब इन्होंने डिमांड की है तभी हो रहा है, अदरवाइज पहले से ये सोचा नहीं जा रहा था, है ना। पहले से तो हम यही सोचते थे, ठीक है, फीमेल्स को पीछे ही रखा जाए, सिर्फ घर ही संभाल सकते, अदरवाइज दे कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट। दिस इज
तो दिस इज व्हाट द पंचायती राज हैज डन इन इंडिया, है ना। जो 1/3 ऑफ सीट्स हैं इन पंचायत म्यूनिसिपैलिटी आर नाउ रिजर्व फॉर वुमेन, यही जो मैंने अभी आपको बताया है ना, 1/3 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। Now there are more than 10 lakh elected women representative in rural and urban local bodies. अब यहाँ पर जो नंबर है महिलाओं का पंचायत के अंदर वो 10 लाख से ज्यादा हो गया है। अगर आप सभी देखेंगे तो आप देखते हो कि जो फीमेल है ना वो बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेशन ले रही है पंचायत में, म्यूनिसिपैलिटी जो इलेक्शन होते हैं उसमें, है ना, लोकसभा में, विधानसभा में। तो बहुत चांसेस होते हैं कि जो फीमेल है वो आगे बढ़ सकती है, राइट। तो women organization and activist has been demanding a similar reservation, है ना, हमें वही रिजर्वेशन चाहिए of at least 1/3 seats in the लोक सभा and the state assembly for the women। तो यानी कि जो लोक सभा है ना, और जो स्टेट असेंबली है, यहाँ पर अभी हमें 1/3 नहीं मिला है। यहाँ पर रेशो बहुत ही ज्यादा कम है। अभी ये 1/3 का जो प्रोपोर्शन है अभी हमें सिर्फ कहाँ मिला है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, यानी कि एमसीडी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, बाकी कोई भी स्टेट लगा दो, राइट। तो अ बिल विद दिस प्रपोजल हैज बीन पेंडिंग बिफोर पार्लियामेंट मोर देन अ डेकेड। तो ये बिल यहाँ पर ऑलरेडी जा चुका है और जाने के बाद भी इसके ऊपर अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है, क्योंकि ये चीजें अभी डिले हो रही हैं, राइट। अब रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। सिंस देयर इज नो कंसेंसस ओवर दिस अमंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, तो अभी इसका कोई कंसेंसस नहीं निकला है कि हाँ ठीक है हमें ऐसा करना चाहिए, फीमेल्स को अमंग मेल्स लाना चाहिए, पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो उनका बढ़ाना चाहिए। इट इज नॉट इवन थिंकिंग इट, है ना, अभी ऐसा नहीं सोच पा रहे, तो ये बिल पास ही नहीं हुआ, इसके ऊपर एक्चुअली डिस्कशन ही नहीं होता। अच्छा, इससे पहले अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो कांग्रेस के टाइम में मिसेस या मिस शीला दीक्षित जो थी, है ना, शीला दीक्षित जानते हैं ना सभी लोग, वो दिल्ली की क्या थी, सीएम थी, है ना। इन्होंने 15 से 20 साल यहाँ दिल्ली को रूल किया, ठीक है। फिर मैं बात करती हूँ बीजेपी, यहाँ पर बीजेपी में सुषमा स्वराज, किसकी बात कर रही हूँ मैं, सुषमा स्वराज। तो ये जो लेडी थी ये यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर बनी, है ना, इन्होंने बहुत लंबा टाइम बीजेपी को दिया, ठीक है। उसके मेजर जो भी उनकी होल्डिंग्स हुआ करती थी, मेजर जो गैदरिंग हुआ करती थी, वहां हर जगह हमें सुषमा स्वराज दिखाई देती थी। और फिर बाद में इनको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया, बट अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई ड्यू टू सम रीजंस, है ना, मे बी शी गॉट दी हार्ट अटैक। तो सिर्फ यही दो महिलाएं शायद मुझे दिखाई देती हैं पूरी पॉलिटिक्स में, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक और बहुत लंबे समय से ये पॉलिटिक्स में रही हैं, और इन्होंने एक 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 हाइट अचीव की है ना, अपनी मेहनत से, राइट। इन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, बहुत सारी चीजें इन्होंने की हैं। रिलीजन कम्युनलिज्म, रिलीजन यानी कि धर्म, है ना, कम्युनलिज्म यानी कि यहाँ पर जो धर्म के बिहाफ पर हम जो कम्युनलिज्म दिखाते हैं, मतलब क्या बोला जाता है इसको, जो विचारधारा यहाँ पर दिखाई जाती है धर्म के ऊपर, है ना, जो धर्म की विचारधारा यहाँ दिखाई जाती है, इसको कम्युनलिज्म। एंड पॉलिटिकल डिवीजन आर नॉट एज अ यूनिवर्सल एज जेंडर, बट रिलीजियस डाइवर्सिटी इज फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे। तो ये जो जेंडर है टॉपिक, ये जो जेंडर एक मतलब एक मुद्दा बना हुआ है, ये एक यूनिवर्सल टॉपिक है ना। तो या मतलब रिलीजन और जो कम्युनलिज्म और पॉलिटिकल डिवीजन है ये इतने यूनिवर्सल नहीं है जितना जेंडर, क्योंकि मेरे ख्याल से जेंडर इनइक्वालिटी हर जगह होती है ना, चाहे वो भारत है, चाहे वो अमेरिका है। अगर हम सोचते हैं कि जो बाहर के नेशन है वो शायद वुमेन को बेटर ट्रीट करते हैं या उनको बेटर ट्रीटमेंट दिया जाता है या मिलता है, इट इज वेरी कॉमन देयर, तो आई थिंक हम ऐसा गलत सोच रहे हैं, राइट। ऐसा कहीं नहीं होता है। अगर आपको, आप या फिर किसी भी नेशन में जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं, ठीक है, आप वहां देख रहे हैं कि वहाँ फीमेल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि वहां पर हर चीज के लिए ना फाइट की गई है, ठीक है, उन्होंने मूवमेंट्स चलाए हैं कि हमें भी क्या दो, हमें भी सारे राइट्स दो, हमें भी सारी सुविधाएं चाहिए जो यहाँ पर मेल्स को मिलती हैं, ठीक है। इन इंडिया मेनी अदर कंट्रीज हैव रिलीजियस डाइवर्सिटी, इंडिया में और जो दूसरी कंट्रीज है वहां पर रिलीजियस डाइवर्सिटी जो है बहुत ज्यादा है, यानी कि धर्म
के आधार पर जो डाइवर्सिटी है वो काफी है, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। इन द केस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड, जो कि नॉर्दर्न मतलब जो उत्तरी आयरलैंड है, even when the most people belong to the same region, there were a serious differences about the way people practice the religion. तो यहाँ पर नॉर्दर्न आइलैंड में क्या है कि जो रिलीजन है वो बहुत लिमिटेड है ना, कुछ ही रिलीजन के लोग वहां पर रहते हैं, बट फिर भी ये लोग क्या करते हैं, बहुत सीरियसली अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सीरियसली लोगों को देखते हैं वो किस तरीके से अपने रिलीजन को हैंडल करते हैं। अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, जो जेंडर डिफरेंसेस हैं उनकी तरह जो रिलीजियस डिफरेंसेस भी है ना, वो एक्सप्रेस किए जाते हैं कई बारी, जो हमारी फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स है, कि मतलब जिस तरीके से जेंडर के मुद्दे को दिखाया जा रहा है, उछाला जा रहा है, उसे बात की जा रही है, डिबेट हो रही है, वैसे रिलीजियस डिफरेंसेस की भी पर कभी कभार बात होती है, बहुत जनरल बात नहीं होती, क्योंकि रिलीजन इज रियली अ यू नो इमोशन, है ना। इसके बारे में अगर हम बात करते तो वी फील समवेयर हर्ट, कि मतलब हमारे लिए शायद ये हमारे लिए गलत सोचा जा रहा है, हमारे लिए बात कम की जा रही है ना, हम लोगों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, ये सोच हमारी बहुत ज्यादा है। तो गांधी जी यूज टू से, वो ऐसा कहा करते थे कि जो रिलीजन है ना, उसे कभी भी पॉलिटिक्स से अलग नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। देखिए, रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, तो ये एक क्या है, दिस इज अ स्टेटमेंट दैट वाज गिवन बाय मिस्टर गांधी जी, है ना। और ये आई थिंक दिस इज द मोस्ट ट्रू थिंग जो अभी तक चलती आ रही है और शायद आगे भी चलती रहेगी। तो मतलब इसका क्या मतलब है, जो रिलीजन है, मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन, जैसे जो यहाँ पर हमारे देश में जैसे हिंदुइज्म है, इस्लाम है, लेकिन मोरल वैल्यूज दैट इन्फॉर्म ऑल रिलीजन्स, है ना, मतलब जो मॉरल वैल्यूज हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं थ्रू रिलीजन, है ना, वो यहाँ पर हम सबको दे रहे हैं, ठीक है। चाहे वो कोई भी आपका रिलीजन है, आप किसी भी रिलीजन के हो, ठीक है, आप चाहे हिंदू से बिलोंग करते हो, आप मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हो, या फिर किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो मतलब यहाँ पर एक मुद्दा ये है कि आप मोरल वैल्यूज, है ना, उसी रिलीजन में देना पसंद करते हो। और वो ये बिलीव करते थे कि जो पॉलिटिक्स है दैट मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन, जो एथिक्स है ना, जो चीजें हैं जिनको लीगली तरीके से, जिनको सही तरीके से किया जाना चाहिए, वो हमें रिलीजन से मिलती है। और अगर हम अपने रिलीजन को अच्छे से फॉलो करेंगे, है ना, उसे ओबे करेंगे, तो हम जो पॉलिटिक्स है वो बहुत अच्छे से चला सकते हैं। ह्यूमन राइट ग्रुप क्या होता है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ना, ह्यूमन राइट्स ग्रुप, यानी कि ये क्या है, मानव अधिकार, ठीक है, मानव अधिकार जो समूह है हमारी कंट्री में, इनका पहले बता देती हूँ उनका काम क्या होता है। ये ध्यान रखते हैं, जो लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं हमारे देश में, ठीक है, अगर उन नागरिकों के साथ कुछ गलती होती है, ठीक है, उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, ठीक है, उन्हें किसी भी तरीके से परेशान किया जाता है, या फिर कुछ भी ऐसी मिस हैपनिंग उनके साथ हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, तो ये ह्यूमन राइट ग्रुप इन सब चीजों को देखता है, ह्यूमन राइट्स को देखता है, ताकि सभी मानव या सभी जो नागरिक हैं वो सम्मान के साथ अपना जीवन किसी भी देश में बिताए, ठीक है। तो ये इस ग्रुप का काम होता है। तो ये हमारी कंट्री में हैव आर्ग्यूड दैट मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट इन आवर कंट्री आर पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो जितने भी मतलब वो लोग हैं जो मतलब विक्टिम है, ठीक है, उन्हें मतलब परेशान किया गया है राइट्स में, राइट्स मतलब दंगों में, ठीक है, जो रिलीजन धर्म के आधार पर जो दंगे हो जाते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम के हो रहे हैं, कभी सिख और मुस्लिम के हो रहे हैं, कभी सिख और हिंदू, मतलब जो भी होता है, मैं कुछ कैटेगराइज नहीं कर रही हूँ, बट जस्ट एक बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर आपको। तो मतलब वो सभी लोग रिलीजियस माइनॉरिटी लोग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो दे हैव डिमांडेड दैट गवर्नमेंट टेक स्पेशल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो उन लोगों ने, किन लोगों ने, जो ह्यूमन राइट ग्रुप था, उन समूह के लोगों ने सरकार से डिमांड की कि इन सभी के जो राइट्स हैं, है ना, उन्हें बचाने के लिए कोई ना कोई स्टेप यहाँ पर जरूर लेना चाहिए। Women's movement has argued that family laws of all religion discriminate against women. Obviously ये बिल्कुल सही बात है। फैमिली लॉज का क्या मतलब है,
मतलब जो फैमिली में जो कुछ नियम कानून होते हैं किसी के, कि एक सर्टेन एज के बाद एक लड़की की शादी कर देनी चाहिए। एक सर्टेन लेवल तक एक लड़की को पढ़ाना चाहिए, नहीं तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, राइट? या फिर वो बहुत ज़्यादा समझदार हो जाती है, वो घर में किसी की बात नहीं मानती है। एक लड़की को लिमिट में रखना चाहिए, एक लड़की को बहुत ज़्यादा खाना नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन मिलेंगे तो जो खाना जो एक लड़के को मिलना चाहिए एक्चुअली, क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि वो जो लड़का है वो सबको आगे मतलब देखने वाला है, सबकी टेक केयर करने वाला है, इसलिए लड़कियों को कम खाना खिलाना चाहिए, अदरवाइज़ वो मतलब सारे न्यूट्रिशन लड़कियों में चले जाएँगे, लड़कों में कुछ रहेगा नहीं और वो शादी करके दूसरे घर चली जाएँगी। और दूसरा कि घर में जितने भी काम होते हैं, हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं, दे आर ओनली परफॉर्म बाय द वुमेन, है ना? जो मेल होता है उसमें उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। तो ये सब चीजें हैं, कुछ फैमिली के कुछ बेसिक लॉज हैं जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं अगेंस्ट वुमेन इन एवरी हाउस। सो दे हैव डिमांडेड दैट गवर्नमेंट शुड चेंज दीज लॉज एंड मेक देम मोर इक्विटेबल। सारी चीजें इक्वल होनी चाहिए, है ना? मतलब कई गाँव में या कई घरों में ऐसा होता है कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि जो लड़के हैं उन्हें तो स्कूल भेजते हैं, लड़कियों का स्कूल 14 साल के बाद रोक देते हैं कि तुम अब स्कूल नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? माइट बी द फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी ऑफ अ गर्ल, है ना? कई फिजिकल चेंजेस आते हैं लड़के और लड़कियों दोनों में, ठीक है? तो उनको लगता है कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। सो दिस इज नॉट ट्रू थिंग। उसके बाद अब घर के काम में हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि अब आपकी शादी होने वाली है तो आपको ये सब काम आने चाहिए। तो ये एक मेंटालिटी हम लोगों ने सेट की हुई है और ये कुछ मतलब डिस्क्रिमिनेटिव बेसिस हैं जो हटा देने चाहिए। तो ये सभी इंस्टेंसेस इन्वॉल्व होते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, मतलब ये सारी चीजें रिलीजन और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होती है, जितने भी एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने देखे। आइडियाज, सोच, आइडल हमारे जो जिनको हम आइडल मानते हैं, एंड वैल्यूज जो कि ड्रॉन की जाती है फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन कैन शुड बी प्ले अ रोल इन पॉलिटिक्स, है ना? देखो बच्चों, हमारी लाइफ में ना जो वैल्यूज हैं, जो आइडियल्स हैं, जो आइडियाज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो हमारी लाइफ को आगे लेके जाते हैं। उनके बेसिस पे शायद हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो हम चाहते हैं, है ना, हम कुछ बनना चाहते हैं, तो वो इन्हीं सब चीजों से आता है, राइट? तो ये जो रिलीजियस चीजें हैं ये पॉलिटिक्स में बहुत ही अहम रोल निभाती हैं। पीपल शुड बी एक्सप्रेस देयर नीड्स, इंटरेस्ट, डिमांड एज अ मेंबर ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, है ना? लोगों से कहा जाता है ना, जब कोई परेशान होता है, तुम परेशान क्यों, कम से कम बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारे क्या इंटरेस्ट है, ताकि लोग उसके बारे में समझें, लोगों को पता चले, कम्युनिटीज को पता चले कि एक्चुअली व्हाट विद पीपल आर सफरिंग विद, कि क्या हो रहा है एक्चुअली लोगों के साथ। और ये डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन, इन सभी से बचने के लिए जो होल्डर्स होते हैं ऑफ पॉलिटिकल पावर शुड बी एबल टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। तो उन होल्डर्स को मतलब क्या कर देना चाहिए, जो रिलीजन की प्रैक्टिस है ये रेगुलेट कर देनी चाहिए, कि कोई भी व्यक्ति, है ना, कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है, राइट? किसी के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी को ऑप्रेस नहीं किया जाएगा। ऑप्रेस मतलब किसी को दबाव के साथ रखना, उससे काम करवाना, उससे कुछ भी ऐसी गलत चीजें करवाना जो वो शायद नहीं करना चाहता, जो मानव अधिकारों के खिलाफ है, जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है ना? So these political acts are not wrong as long as they treat every religion equally। तो ये जो एक्ट है, जो हमारी पॉलिटिक्स को, हमारी गवर्नमेंट को लेना चाहिए, ये गलत नहीं है, बट माइट बी ये सब चीजें टाइम लेती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कम्युनलिज्म की। ठीक है, कम्युनलिज्म क्या होता है बच्चे? जब हम सोचते हैं धर्म के बारे में, राइट, हमारा एक मोटिव ये होना चाहिए कि हम सभी लोग सभी धर्मों को बराबरी से देखें, बराबरी से समझें और हर धर्म की ना रिस्पेक्ट करें। ठीक है, हमेशा ये नहीं सोचें कि मेरा धर्म सबसे बढ़िया है, ऐसा नहीं होता। सभी धर्म इक्वल हैं। ठीक है, सभी के अपने अपने कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, तो हमें सभी का आदर करना चाहिए। ठीक है, द प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन। प्रॉब्लम यही है जब हम ये सोचते हैं, अब जैसे भारत का नाम सुन के हम लोग, अभी क्या चल रहा है आजकल, ये हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, ये यही चल रहा है ना, कि हम भारत को एक हिंदू नेशन बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? मेरे ख्याल से जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने समझा है, जो हिंदुस्तान है या फिर जो भारत उसमें मुसलमान शायद अभी नहीं आए, बहुत पहले से आए हुए हैं, है ना? तो क्यों उसको अलग करने की कोशिश की जाती है? मुस्लिम्स आर एंड वर आल्सो पार्ट सिंस द एजेस,
है ना? जब से मेरे ख्याल हिंदुस्तान बना है, तब से जो मुस्लिम्स हैं, ठीक है, वो इंडिया का ही पार्ट रहे हैं। ठीक है, वो हमेशा से यहाँ रहे हैं। तो उसके बाद भी जब मुगल्स ने, जब दिल्ली सल्तनत ने यहाँ पर इन्वेड किया, वो एंटर हुए, तब शायद मुस्लिम्स का जो नंबर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बट उससे भी पहले जो मुस्लिम्स थे वो यहाँ बिलॉन्ग करते थे। दे आर नॉट न्यू, है ना? तो हिंदुत्व को इतना फैलाने की, इतना बनाने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। हम सभी लोग एक नेशन से बिलॉन्ग करते हैं, जो हर धर्म की इज़्ज़त करता है ना? जो हर धर्म से प्यार करता है, उसको बढ़ावा देता है और किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता, है ना? कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। हमारा देश शायद ऐसा है, मैं ऐसा मानती हूँ। तो प्रॉब्लम्स भी तब होती हैं जब पॉलिटिक्स में फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन फाइट विद अनदर रिलीजन। ऐसा भी कभी शायद हो जाता होगा कि पॉलिटिक्स के चक्कर में 2 धर्मों की लड़ाई हो गई, है ना? तब वोटिंग चल रही है, ठीक है भई, हमारी पार्टी सबसे अच्छी है, नहीं हमारी पार्टी सबसे, तो ऐसी कुछ लड़ाइयाँ कभी-कभार हो भी जाती हैं। So this happens when belief and demand of one religion are presented as superior and opposed to those of the other religion. और ऐसा तब होता है जब एक रिलीजन के लोग अपने आप को सुपीरियर दिखाते हैं और कहते हैं कि हमारी जरूरतें ज्यादा हैं, जो हमारा रिलीजन है वो बेस्ट है, तो हम सबसे अच्छे हैं, हम सुपीरियर हैं, तुम सुपीरियर नहीं हो, ठीक है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। When the state power is used to establish domination of the one religious group over the rest, और ऐसा तब भी होता है जब जो स्टेट होता है ना, जब जो उसकी पावर है वो किसी एक ग्रुप के साथ रहती है, जो डोमिनेट कर सकता है। डोमिनेट मतलब कि यहाँ पर जो एक धर्म है, उस धर्म को फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो दिस इज कॉल्ड डोमिनेशन, है ना? मतलब मान लीजिए कि, जिससे मैं क्लास का एग्जांपल लेती हूँ, तो एक क्लास में लड़के ज्यादा है, लड़कियां कम है, तो डोमिनेशन किसका हुआ? लड़कों का। एक क्लास में लड़कियां ज्यादा है, लड़के कम है, तो डोमिनेशन किसका हुआ? लड़कियों का। ऑब्वियसली उनकी चलेगी, है ना? दूसरी क्लास में लड़कों की चलेगी, लड़कियां थोड़ा सा नहीं चला पाएंगी, और ये लड़के हैं, हम नहीं बोल रहे, इस टाइप से। तो वैसे ही धर्म में होता है, ठीक है। दिस मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज अ कम्युनल पॉलिटिक्स, तो इसको कम्युनल पॉलिटिक्स कहा जाता है। यानी कि हम अपने धर्म को दूसरों से सुपीरियर दिखाना चाहते हैं, ठीक है, दूसरों से अच्छा दिखाना चाहते हैं, और दूसरे को वही ऑपोजिट वर्ड यूज कर लीजिए, ऑपोजिट दिखाना चाहते हैं, ठीक है। जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो बेस है किस पर? आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोसाइटी कम्युनिटी, कि जो धर्म है वो एक ऐसा बेसिक सिद्धांत है जो हमारी कम्युनिटी, सोशल मतलब समाज की कम्युनिटी को चलाता है ना? उसके आधार पर ही मेरे ख्याल से जो धर्म है वो बना हुआ है। तो कम्युनलिज्म का मतलब एक्चुअली क्या होता है? ये कम्युनलिज्म का मतलब एक्चुअली क्या होता है? मीन्स द फॉलोअर ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी विद सेम फंडामेंटल इंटरेस्ट। मतलब हम सभी लोग अपनी ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और हम सबका इंटरेस्ट एक जैसा है, हम सभी लोग एक जैसा सोचते हैं, तो हम कम्युनलिज्म हो जाएंगे, ठीक है। एंड पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट बिलोंग टू द सेम रेशल कम्युनिटी, सोशल कम्युनिटी। और जो अलग रिलीजन के हैं, ऑब्वियसली बात है ना, जिनका धर्म अलग है, हम लोग एक सोशल कम्युनिटी के कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा बताया जा रहा है कि अलग धर्म के लोग अलग समाज और जो सोसाइटी है उससे अलग होते हैं, उनको एक करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जो उनके इंटरेस्ट है ना वो सेम नहीं होते। एक्सट्रीम कम्युनलिज्म क्या होता है? ये बिलीव करता है कि जो लोग हैं ऑफ डिफरेंट रिलीजन कांट लिव एज इक्वल सिटीजन इन अ नेशन, यानी कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो हमारी नागरिकता, जिस जिस तरीके से हम रहते हैं, जो फैसिलिटीज, जो बेनिफिट्स हम लोगों को मिले हुए हैं, वो दूसरे धर्म के लोगों को भी मिले। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ यहाँ पर, इजराइल और फिलिस्तीन्स, है ना? इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया ये है, ठीक है। तो इजराइल पीपल जो है वो फिलिस्तीन्स को सोचते हैं कि दे आर नॉट सुपीरियर, इनको मार देना चाहिए, और दे लिटरली किलिंग देम, वो उन्हें मार रहे हैं। मतलब रोज पता नहीं कितने हजारों लोग मरते हैं, जिसमें बच्चे होते हैं, जिसमें लड़के लड़कियां होते हैं, जिसमें औरतें होती हैं, बूढ़े होते हैं, आदमी होते हैं, मतलब अनवांटेड डेथ हो रही है।
ठीक है, तो ये आई थिंक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि जो नहीं चाहते कि फिलिस्तीन्स इजराइल में रहे, इजराइलियों के साथ रहे, और जो बेनिफिट्स वो लोग यूज कर रहे हैं एज सिटीजन ऑफ द इजराइल, वो फिलिस्तीन्स भी यूज करें। दिस बिलीव इज फंडामेंटली फ्लॉड। तो ये जो बिलीफ अभी हमने पीछे पढ़ा लास्ट स्लाइड में, ये एक सब झूठ है। फ्लॉड मीन्स यहाँ पर सब झूठ है, गलत है। जो लोग होते हैं जो किसी एक रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन इन एवरी कॉन्टेक्स्ट ड्यू टू देयर डिफरेंट आइडेंटिटीज। अब क्या हम सभी लोग सेम सोच सकते हैं सेम सोसाइटी में रहने के बाद? बिल्कुल नहीं सोच सकते। मेरे हिसाब से हम एक घर में रहने वाले लोग सेम नहीं सोच सकते, तो सोसाइटी तो बहुत दूर की बात है, राइट? अगर एक घर में 5 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, तो दे इवन कैन नॉट थिंक सेम। उनका सेम इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकता, है ना? उनकी डिमांड्स अलग हो सकती है, उनका इंटरेस्ट अलग हो सकता है, उनकी हॉबीज अलग हो सकती है, बट हाउ कैन दे थिंक इन अ सेम इंटरेस्ट? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ एक इमेजिनरी चीज है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है। तो देर आर मेनी डिफरेंसेस इन कम्युनिटी विच नीड टू बी हर्ड, है ना? ये सभी जो डिफरेंसेस हैं ये हमें सुनने चाहिए कि लोग क्या कहते हैं, क्या समझते हैं और क्या सोचते हैं। Therefore, any attempt to bring follower of one religion together in context other than religion is bound to suppress these differences. अगर ऐसा होता है, हम जब लोगों को साथ में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हम मतलब दूसरे रिलीजन की जो डिफरेंसेस है या फिर हम जो अपने अदर डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, उन सब चीजों को सप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, ठीक है, कि ऐसी चीजें फॉलो नहीं की जाएगी, राइट? तो ये मेरे ख्याल से अच्छी चीज नहीं है। तो कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, कुछ अलग अलग फॉर्म्स ले सकता है। द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे बिलीफ, है ना? क्या हो सकता है कि हम इन्वॉल्व हो जाएं रिलीजियस प्रेजुडाइसेस में। दैट मीन्स हम लोगों को प्रिजुडाइज करें, उनको मान ले कि अच्छा ये ऐसे करता होगा, इसके में ऐसे होता होगा, है ना, इनका रिलीजन ही ऐसा है ना? हम एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर ले, हम एक इमेजिनेशन अपने दिमाग में बना ले कि ये मतलब इस रिलीजन के लोग ऐसे ही होते हैं, इनको बोलने की तमीज नहीं होती, या फिर ये इनका जो कल्चर है वो बहुत गंदा है ना, हमारे में तो ऐसा नहीं होता। एक ऐसी जो थिंकिंग है वो हम लोग मेंटेन कर लेते हैं, राइट? और फिर सोचते हैं कि हमारा जो रिलीजन है वो सबसे बढ़िया है ना? हमारा तो सबसे ही बढ़िया है। देखो कितना अच्छा होता है, राइट? So this is so common that we often fail to notice it even when we believe in it. हम कम्युनलिज्म या कम्युनल ना होकर भी, जैसे मान लीजिए मैं कम्युनल नहीं हूँ, ठीक है, मैं हर धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, ठीक है, चाहे वो पंजाबी है, सिख है, राइट, चाहे वो क्रिश्चियन है, और हिंदू तो खैर हिंदू है ना? तो सब धर्म बराबर है, सब अपने लिए अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और अपने जो बच्चे हैं, जो नई जनरेशन वहां आ रही है, उसको भी यही सिखाया जाता है। तो दैट डजंट मीन कि वो लोग गलत कर रहे हैं, है ना, या वो ऐसा करते हैं वो वैसा करते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। Communal mind is often leads to a quest for political dominance of one's own religious community. अब अगर आप किसी क्वेस्ट के लिए जा रहे हो, ठीक है, आप कंपटीशन चाहते हो, आप खड़े होना चाहते हो किसमें, इलेक्शंस में, तो वहां पर दो कैटेगरी में आप आ जाते हो, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, है ना? माइनॉरिटी मतलब वो धर्म के लोग जो नंबर में कम है, और मतलब जो नंबर में या फिर संख्या में कम होते हैं, ठीक है, और मेजॉरिटी जो संख्या में ज्यादा होते हैं। यही शायद हम लोग पढ़ते हैं ना, माइनॉरिटी मेजॉरिटी एवरीवन, ठीक है। दी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है टेक्स दी फॉर्म ऑफ मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस, हम एक मतलब बहुसंख्यक डोमिनेंस यहाँ पर क्रिएट करते हैं। और जो माइनॉरिटी कंपनी है हैज डिजायर टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट। अब जो कम लोग होते हैं संख्या में, सोचते हैं चलो हम अपनी पॉलिटिकल यूनिट ना अलग बना लेते हैं, हम मेजोरिटी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि जो मेजोरिटी है वो हमारे इमोशंस को नहीं समझती, ऐसा हम लोग समझते हैं और मानते भी हैं, है ना? तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो है रिलीजियस लाइंस पर इज अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। यानी कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो
बदल जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं, ये सोचकर कि शायद हमारे धर्म का सम्मान नहीं किया जाएगा, है ना? उसे गलत समझा जाएगा, तो हम अपनी एक अलग पॉलिटिकल यूनिटी क्रिएट कर लेते हैं। In order to bring the followers of one religion together in a political arena, अगर हम सभी लोगों को, ठीक है, एक ही ग्राउंड पर लाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं सैक्रेड सिंबल, है ना? अगर हिंदू है तो ओम, मुस्लिम है तो वो चांद और सितारा, क्रिश्चियन है तो क्रॉस, सिख है तो गुरु नानक सिख जी का साहेब, गुरु नानक जी का जो साहब जी का जो साइन होता है वो, है ना? रिलीजियस लीडर्स हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है, इमोशनल अपील की जाएगी कि देखिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, आपके साथ ऐसा रहा, ओहो कितनी दुख की बात है ना? प्लेन फियर दिखाया जाएगा, मतलब हर चीज से जिससे लोग आए, है ना, जिससे उन लोगों को खींचा जा सके, वो सभी काम यहाँ पर किए जाएंगे। तो in electoral politics, this often involves special appeal to the interest or the emotion of voters of one religion in presence to others. So यहाँ पर देखिए अल्टीमेटली जब हम लोग जो लीडर्स होते हैं, है ना, जब वो वोटिंग के लिए आते हैं, तो वो ऐसे हाथ जोड़ कर आते हैं, राइट? कि हाथ जोड़े हैं, देखिए हम लोग कितना एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना? मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग करते हैं। मतलब कोशिश ये करते हैं कि हम सभी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए, राइट? मतलब हमारे रिलीजन के तो हो ही जाए, बाद में टाइम बचेगा तो दूसरे रिलीजन को भी कोशिश करेंगे अपनी तरफ खींचा जाए। तो ड्यूरिंग इलेक्शन ये अटैक किया जाता है इंटरेस्ट एंड इमोशन वोटर्स के, है ना, ऊपर किया जाता है, ये सब होता है। तो लेकिन जो कम्युनलिज्म है ये बहुत गंदी फॉर्म ले लेता है, एक अगली फॉर्म ये मतलब ऑब्टेन कर लेता है, जिसमें वायलेंस होता है, दंगे होते हैं, मैसेकर यानी कि नरसंहार किया जाता है, यानी कि लोगों को खड़े खड़े मार दिया जाता है। मतलब इतना ज्यादा ये वायलेंट हो जाता है। इसीलिए मैं आप सभी बच्चों से अपील करती हूँ और शायद आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कभी भी पता है हम लोग क्लास में ना जाने अनजाने अगर कोई कुछ भी है, मतलब किसी का कुछ भी रिलीजन है, मुझे बहुत परेशान कर देते हैं। अरे तू तो ऐसा है, अरे तू वैसा है, मतलब इस तरीके से मैं कुछ वर्ड यहाँ यूज नहीं करना चाहती, बट कृपया करके ऐसा नहीं करें, क्योंकि उसके इमोशंस पर एक बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है या हो जाती है, वो कोई भी बच्चा हो सकता है। दिस इज नॉट अ गुड वे टू ट्रीट योर सिटीजन, को सिटीजन। ठीक है, आप भी भारत के नागरिक हैं और आप आने वाला भविष्य है भारत का। तो मेरे हिसाब से आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती कि हम लोग एक दूसरे के धर्म के बारे में कुछ गलत या कुछ उल्टा बोले। अब जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान हैज पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड कम्युनल राइट, भारत और पाकिस्तान के अलग होने के बाद दंगे हुए थे बहुत बुरे, है ना? अब सेक्युलर स्टेट की बात करते हैं। सेक्युलर स्टेट क्या होता है? यानी कि वो स्टेट जो सभी धर्मों को बराबर का दर्जा देता है ना? उन सबकी इज्जत करता है। तो कम्युनलिज्म कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मेजर चैलेंज टू डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। मतलब हमारे लोकतंत्र में जो कम्युनलिज्म है इसको हैंडल करना इट्स वेरी टफ डील, राइट? एंड द सॉल्यूशन डू इट द मॉडल ऑफ द सेक्युलर स्टेट वाज चूजन। तो हमने क्या चुना कि हमें अपने एक स्टेट को या हमें अपने पूरे देश को सेक्युलर बनाना है, ठीक है, सभी धर्म की इज्जत करनी है। तो कुछ प्रोविजन किए गए संविधान में, जैसे कि देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, है ना, फॉर द इंडियन स्टेट। कुछ भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है हमारा। हम कहते हैं हिंदू, पर नहीं, हमारे जो संविधान है उसमें क्या लिखा है? देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। कोई भी कानूनी जो धर्म है वो नहीं बनाया गया है कि सभी लोग इस धर्म को फॉलो करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद आर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। किसी को भी एक ऐसा स्टेटस नहीं मिला है कि भाई इस धर्म को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, दूसरे धर्म को नहीं दी जाएगी। ठीक है, सभी को एक बराबर हम लोग ट्रीट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड एवरीवन कि वो कोई भी धर्म प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपगेट कर सकता है, प्रचार कर सकता है, उसको निभा सकता है और उसके बारे में पढ़ लिख सकता है। ठीक है, तो ये तीनों बातें सभी बच्चे ध्यान रखना। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोहिबिट किया है कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पर उसे भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ एट द सेम टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है स्टेट टू इंटरवेन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी विद इन द रिलीजन कम्युनिटी। कि जो स्टेट है
वो रिलीजन के मैटर में मतलब इंटरवेन कर सकता है, ठीक है, ताकि मैटर और वर्स नहीं हो जाए। तो सेक्युलरिज्म इज दी नॉट जस्ट अ आइडियोलॉजी ऑफ सम पार्टीज और पर्सन, ठीक है, मतलब ये किसी का आइडिया नहीं है, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि ऐसा होना ही चाहिए। इट कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री, है ना, ये एक आधार तैयार करता है हमारे देश का, ताकि सभी लोग अच्छे से और आराम से रह सकें। तो कम्युनलिज्म शुड नॉट बी सीन एज अ थ्रेट टू सम पीपल इन इंडिया, है ना, हमें नहीं लगता कि हाँ अगर हम इस धर्म के हैं तो हमें शायद खतरा है ना, बट इट थ्रेटन्स वेरी आइडिया ऑफ इंडिया, मतलब कभी कभार लगता है कि जो इंडिया का जो एक आइडिया है ना, वेरी आइडिया मतलब यूनिटी, यूनिटी के लिए कभी कभार खतरा हो सकता है, राइट। दैट इज वाई जो कम्युनलिज्म है नीड्स टू बी कॉम्बैटेड, उसको बचाने की जरूरत होती है ना, कि कम्युनलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा हद से आगे नहीं बढ़ जाए, लोग उसके ऊपर अपना आक्रोश नहीं जताएं, ताकि सभी काम बहुत अच्छे से हो जाए। जो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जैसे कि मतलब इसमें हमारी सभी जो जरूरतें की चीजें हैं, ठीक है, मतलब ये जरूरत है हमारी, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। जो कम्युनलिज्म है उसको रोकने में ये बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, हमें इसके लिए कुछ और भी चीजें करनी चाहिए, जिसके बारे में शायद बात हो सकती है। तो कम्युनल प्रेजुडाइज एंड प्रोपेगेंडा नीड्स टू बी काउंटर्ड इन एवरीडे लाइफ, ये हमेशा देखा जाता है, रेगुलर होता है, ठीक है, किसी को भी एक पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट किया जाता है। जो रिलीजन है बेस्ड मोबिलाइजेशन नीड्स टू बी काउंटर्ड इन द अरेना ऑफ पॉलिटिक्स, तो रिलीजन को, ये धर्म को मतलब लेकर आना चाहिए, ठीक है, जब हम पॉलिटिक्स में हैं, ताकि सभी चीजों को अच्छे से देखा जा सके। अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कास्ट इनइक्वालिटीज के बारे में, ठीक है। कास्ट इनइक्वालिटी मतलब कि जैसे जेंडर के ऊपर मतलब डिवीजन था, ठीक है, धर्म के ऊपर हमने डिवीजन देख लिया, अब हम देखेंगे कास्ट के ऊपर डिवीजन किस तरीके का है, क्योंकि कास्ट भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है हमारे जैसे एक बड़े लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। तो ऑल टाइप ऑफ सोसाइटीज जो है समाज में वो इनइक्वालिटी फेस करती है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे जो सोसाइटीज हैं, ऑक्यूपेशंस हैं, है ना, वो मतलब चलते रहते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जैसे मान लीजिए कि कोई जो गोल्ड स्मिथ है, यानी कि जो सुनार है, जो सोने का काम करता है, तो उसके जो बेटे होंगे, बेटे के बेटे होंगे, दे ऑल डू वर्क ऑफ किसका, सुनार का, सोने का काम करेंगे। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, या ऑप्शन होता भी है बट हम लोग करना नहीं चाहते। तो दिस इज कॉल्ड हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन, है ना, जो कि हम लोगों ने बांटा हुआ है कि जैसे कोई पंडित है तो उसका बेटा बड़े होके पंडित ही बनेगा, वो भी मंत्र पढ़ेगा, ठीक है, और भी कई सारी चीजें करेगा। तो दिस इज द हेरिडेटरी थिंग कि हाँ ऐसा ही करेगा। ये ऐसा क्यों होता है, कास्ट सिस्टम बेसिस पे, क्योंकि हमारी कास्ट में ऐसा होता है, तो इसलिए हम लोगों को ये करना पड़ेगा। अब जो मेंबर होते हैं कास्ट ग्रुप के, ठीक है, वो डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो सेम ऑक्यूपेशन फॉलो करते हैं, है ना, और वो सेम कास्ट में मैनेज करते हैं, वो किसी दूसरे की कास्ट में खाना भी नहीं खाते, है ना, कुछ के मतलब होते हैं कुछ रूल्स, ठीक है। कास्ट सिस्टम जो है मतलब बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ एंड द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप, ठीक है, एंड इट लेड टू द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो जिससे मतलब हम लोगों ने क्या किया कि जो सुपीरियर कास्ट है वो तो मतलब साइड पर हो गए, ठीक है, दे आर ऑन सेफ साइड, उन्हें पता था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, हमारी जो प्लेस है वो कहाँ है। इन सब के अलावा जो दूसरे लोग थे, ठीक है, जिनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, दोज आर अनटचेबल, ठीक है, उनके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी। तो सोशल रिफॉर्म जैसे कि जो ज्योतिबा फूले थे, गांधी जी थे, ठीक है, बी आर अम्बेडकर थे, एंड पेरियार रामास्वामी थे, नायकर थे, ठीक है, तो इन सब लोगों ने मिलकर ना कास्ट इनइक्वालिटी के लिए लड़ाई की, फाइट की कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इनके एफर्ट के बाद, है ना, जितने भी जो सोशल, सामाजिक और आर्थिक जो बदलाव हुए हमारे देश में कास्ट और कास्ट सिस्टम को लेकर, है ना, तो ये बहुत ही जो बड़े बड़े चेंजेस जो हमारे देश में आए हैं वो इन्हीं सब लोगों की वजह से आए, क्योंकि इन लोगों ने बहुत काम किया इन सब चीजों पर। कास्ट हायरार्की डिक्लाइन होने लगी, मतलब किस बेसिस पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, अर्बनाइजेशन पे, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन पे, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, डिक्लाइन ऑफ लैंडलॉर्डिज्म। यानी कि पहले क्या होता था, जो पंडित लोग होते थे सिर्फ उन्हीं को पढ़ने का अधिकार था, भाई तुम भी पढ़ सकते हो, क्यों क्यों पढ़ सकते हो,
क्योंकि तुम लोगों का पढ़ने का काम है और तुम लोगों का पढ़ाने का काम है, तो यू हैव टू बी एजुकेटेड। पर जो बाकी की जो कास्ट है उनका डिपेंड करता है कि वो पढ़ना चाहते हैं या नहीं चाहते, बट जो अनटचेबल्स उनको पढ़ना बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया था। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोहिबिटेड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इंट्रोड्यूस पॉलिसीज टू एंड कास्ट सिस्टम। तो ये अभी लिखा गया है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में कि कास्ट सिस्टम के ऊपर हम लोग एक्शन लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा लोगों के साथ, और सभी लोगों को ये फॉलो करने की जरूरत है। पर ऐसा हो रहा है ऐसा मैं नहीं मानती। ठीक है। ये जो कास्ट सिस्टम है अभी तक हैज नॉट डिसअपियर्ड फ्रॉम इंडिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ठीक है। आई थिंक आप सभी लोग ये एक्सपीरियंस भी करते होंगे। अनटचेबिलिटी हैज नॉट एंडेड कंप्लीटली, है ना, ये इलीगल है, फिर भी इसको बहुत से गांव में फॉलो किया जाता है। अगर आप सभी लोगों ने, आप सभी बच्चों ने मूवी देखी है आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 देयर इज अ मूवी। ठीक है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही उम्दा मूवी है। और इसको देखने के बाद शायद आपको समझ आएगा कि जो अनटचेबल्स है उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो इफेक्ट्स ऑफ सेंचुरीज ऑफ एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो मतलब हैं, ये रिलीजन के, कम्युनलिज्म के, कास्ट इनइक्वालिटी के, ये अभी भी चल रहे हैं। ठीक है। The group that did not have access to education or were prohibited from acquiring it have mentally lagged behind. ठीक है, अब कुछ ग्रुप्स हैं जिनको जैसे हम कास्ट इनइक्वालिटी यहाँ पर ट्रीट करते हैं, दैट मीन्स अनटचेबिलिटी। तो इन लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पाती, है ना, इनको हर जगह जाने के लिए मना किया जाता है, जिससे ये पीछे रह जाते हैं, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि क्योंकि इनको मौका ही नहीं मिल पा रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो जाता है ना। और एक चीज मेंटेन हो जाती है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, है ना, इस तरीके से हम हर चीज को लिंक कर देते हैं। और ये माना जाता है कि जो कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, है ना, मतलब ये आत्मा है। अगर आप कास्ट सिस्टम को इतना ज्यादा फॉलो करेंगे या गलत तरीके से उसका उपयोग करेंगे, तो जो हमारे शरीर की जो आत्मा है हमारे समाज की, वो खराब हो जाएगी, है ना। तो पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट, people belonging to the same caste belong to the natural society community, have the same interest which they do not share with anyone from another caste, है ना। अब जैसे एक ही तरह के लोग अगर किसी इलाके में रह रहे हैं, किसी एरिया में रह रहे हैं, तो जो उनका इंटरेस्ट है वो सेम रहेगा, और वो शायद उससे दूसरे के साथ मतलब नहीं बांटना चाहते। और हमने देखा भी है कम्युनलिज्म के केसेस में कि माना जाता है कि वी आर नॉट, इफ इट इज नॉट बोर्न आउट बाय आवर एक्सपीरियंस, मतलब कि ये जो बिलीफ है ना, ये मतलब एक्सपीरियंस से आता है। ये मतलब उस चीज में बिलीव करने से नहीं आता, राइट। अगर आप वो चीजें प्रैक्टिस करोगे देन यू विल रियलाइज। तो कास्ट जो है वो कई तरह के फॉर्म ले सकती है पॉलिटिक्स में, जैसे कि जो पार्टी है वो चूज करती है कैंडिडेट्स इन इलेक्शन, कीपिंग इन माइंड द कास्ट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द इलेक्टोरल, एंड नॉमिनेट कैंडिडेट फ्रॉम डिफरेंट जो कास्ट है, यानी कि यहाँ पर जो भी जो प्रत्याशी है जो खड़ा होता है, ठीक है, जैसे चुनाव में लड़ना होता है, तो उस कैंडिडेट को बहुत ध्यान से रखा जाता है। और इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी कैंडिडेट मतलब कोई भी धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर कोई भी मतलब ऐसी चीजें नहीं बोले जिससे जो हमारे लोग हैं उनका जो मतलब दिल दुखे। ठीक है। और जो गवर्नमेंट जब फॉर्म होती है, इट इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब। ठीक है, अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पर होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं एंड जो कैंडिडेट होते हैं इलेक्शन में, वो अपील करते हैं टू कास्ट सेंटिमेंट टू मस्टर सपोर्ट एंड द फेवर ऑफ द सेम कास्ट। ऐसा होता है ना, कि भाई हम भाई इस कास्ट के हैं, हम इस टाइप के लोग हैं, तो भाई मैं कम से कम इन लोगों से तो उम्मीद करता हूँ कि ये लोग मुझे जिताएंगे, ऐसा सोचते हैं ना हम। ऐसा ये जो नेता वगैरह होते हैं बोल के भी जाते हैं। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, है ना, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट, ये मतलब वो किया गया, इम्पोज किया गया। ठीक है। और लोगों को मतलब कंपेल किया गया पॉलिटिकल लीडर्स को कि टू गियर अप द टास्क ऑफ मोबिलाइजिंग एंड सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट, कि आप सभी लोग ये जो व्यक्ति हैं इनके वोटों का मतलब फायदा उठाएं। ठीक है। और जितने ज्यादा हो सके वो वोट ले सकते हैं, लेकिन सही तरीके से प्रचार करने पर। ठीक है। जिससे
जो जितने भी लोग हैं हमारे देश में, चाहे वो लोअर कास्ट के हैं, चाहे वो अपर कास्ट के हैं, और चाहे वो हायर कास्ट के हैं या मिडिल क्लास के हैं, ठीक है, मैं क्लास की बात कर रही हूँ, राइट, तो सभी लोग मतलब वोट देने के लिए मतलब इच्छुक रहे कि भाई हम लोगों को वोट देने जाना है। फोकस ऑन दी कास्ट पॉलिटिक्स कैन समटाइम्स गिवन इम्प्रेशन, एक इम्प्रेशन क्रिएट करती है दैट जो इलेक्शन है आर ऑल अबाउट कास्ट और जो नथिंग एल्स, ठीक है, ऐसा हम लोग सोचते हैं पर ये सच नहीं है। कोई भी पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारे देश में, एक क्लियर मेजोरिटी होती है एक सिंगल कास्ट की, ठीक है, कि मतलब इस कास्ट के लोग जीते हैं या इस कास्ट का जो नेता है वो जीता है। तो हर जो कैंडिडेट होता है पार्टी का, है ना, उसे जरूरत होती है, उसे कुछ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि भाई जो उसके कास्ट के लोग हैं एटलीस्ट उसे जिता तो दे। तो कोई भी पार्टी नहीं जीतती, है ना, विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ द कास्ट और कम्युनिटी। तो इससे कोई भी नहीं जीत पाती, क्योंकि अगर आप किसी एक कास्ट को टारगेट करोगे तो इट विल हैम्पर योर विनिंग चांसेस, है ना, आपको चांसेस आपके कम हो जाएंगे कि आप जीत सकते हो। तो इसलिए कहा जाता है कि जो कास्ट है वो एक वोट बैंक है किसी भी पार्टी का, है ना। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो किसी एक धर्म से खड़ा हुआ है, एक कास्ट से खड़ा हुआ है, और उस जगह पर बहुत बड़ा रेशो है कि उतने लोग उसको तो वोट करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो कैंडिडेट को पुट करती हैं फ्रॉम सेम कास्ट, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले और वो वहां पर जीत जाए, दूसरा कैंडिडेट है वो नहीं जीते, ठीक है। जितने भी कास्ट है और जो कम्युनिटीज हैं वर फ्रोजन इन देयर पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस, है ना, और जो रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग एमपी और एमएलए वुड नॉट फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शन। तो मतलब जो लोग ऑलरेडी बने हुए हैं, है ना, पहले नेता बन चुके हैं, पहले इलेक्शन जीत चुके हैं, उनकी सीट पक्की हो जाती है, तो उनका थोड़ा सा हारना मुश्किल हो जाता है ना। तो वो मतलब हारते नहीं हैं, वो जीतते ही हैं। मतलब जनरली क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि भाई ये हमारा नेता है और ये अच्छा काम करता है और हमें इसी को जिताना है, एक ऐसी माइंडसेट हम लोग रेडी कर लेते हैं। तो क्लियरली यहाँ पे देखा जा रहा है कि वाइल जो कास्ट है वो मैटर करती है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, ठीक है, लेकिन कुछ अलग फैक्टर्स भी हैं जो यहाँ पर मैटर करते हैं। जो वोटर है उनकी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है, ठीक है, उनकी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है टू दी पॉलिटिकल पार्टी विच इज ऑफन स्ट्रॉन्गर देन दी ईदर एंड देयर कैचमेंट अटैचमेंट टू देयर कास्ट और कम्युनिटी, है ना, हमारी कास्ट से हमारी कम्युनिटी से हमें अटैचमेंट होती है। पीपल विद सेम कास्ट और कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन, है ना, हमारे इंटरेस्ट बदल सकते हैं, राइट, कि भाई मेरी इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह की है और उसकी किस तरह की है। तो जो रिच एंड पुअर या फिर मेन एंड वुमेन होते हैं, अगर वो सेम कास्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो वोट क्या करेंगे, डिफरेंट लोगों को वोट करेंगे क्योंकि उनका इंटरेस्ट अलग है, राइट। तो पीपल्स असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस, है ना, जो लोगों का असेसमेंट होता है, असेसमेंट किस बेसिस पे होता है कि जितने भी जो नेता है उनकी परफॉर्मेंस किस तरीके की रही है गवर्नमेंट की, तो उनको उनको रेटिंग की जाती है ना, और जो लीडर्स होते हैं वो मैटर करते हैं काफी कि वो किस तरीके का काम कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्शन होते हैं बहुत डिसाइसिव होते हैं, दैट मीन्स बहुत ध्यान से बहुत दिमाग से यहाँ पर काम करना होता है, वोटिंग करनी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। जो पॉलिटिक्स है वो इन्फ्लुएंस करती है कास्ट सिस्टम को, राइट, कास्ट सिस्टम को एंड कास्ट आइडेंटिटी को, ठीक है, उनको पॉलिटिकल एरेना में लाके, यानी कि जो राजनीतिक मैदान है वहां पर लाकर कई चीजें यहाँ पर बदल जाती हैं। तो इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन, इट इज द कास्ट दैट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड। तो यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट को मतलब रोकती नहीं है, उन्हें मना नहीं करती आने के लिए, लेकिन कास्ट सिस्टम जो है वो खुद ही से ही पॉलिटिसाइज हो जाता है। मतलब मतलब वो मुद्दा ही ऐसा है कि राजनीति उसमें आ ही जाती है। अब देखते हैं कैसे ईच कास्ट ग्रुप जो है वो मतलब बड़ा बनने की कोशिश करता है बाय इंक्लूडिंग नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट, है ना। जो दूसरी कास्ट होती हैं, जो दूसरे कास्ट ग्रुप होते हैं, दे एंटर इनटू द कोलिशन, वो कोलिशन में आ जाते हैं, गठबंधन सरकार वो लोग बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नए तरीके के जो कास्ट ग्रुप है हैव केम अप इन द पॉलिटिकल एरिया लाइक बैकवर्ड और फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप, हम इस तरीके का एक ग्रुप ही बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद दस जो कास्ट है वो एक डिफरेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में। वो क्या है कि कुछ सिचुएशन में इट गिव्स मेनी डिसएडवांटेज कम्युनिटीज लाइक दलित ओबीसी द स्पेस टू डिमांड देयर शेयर ऑफ पावर, ठीक है। यानी कि एक कुछ
यहाँ पर कुछ गलत फायदा मिल रहा है लोगों को, जैसे कि जो दलित हैं, ओबीसी हैं, है ना? वो लोग डिसएडवांटेज हो जाते हैं कई सिचुएशन में, ठीक है? जो पावर जो उनको शेयर की जाती है उसके अंदर। इन दिस सेंस जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो हेल्प करती है पीपल फ्रॉम दलित एंड ओबीसी एक्सेट्रा टू गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। लेट मी ड्रिंक सम वाटर, मुझे बहुत कोल्ड हो गया है। शुरू कर सकते हैं। ये ठंड बहुत काम खराब करती है। ओके, तो जो कास्ट पॉलिटिक्स है, ठीक है, दलित्स को, ओबीसी को, ठीक है, इनको बेटर एक्सेस प्रोवाइड करने की कोशिश में लगी रहती है, ताकि ये जो बैकवर्ड कास्ट है ये भी कुछ अपना फायदा कर सके, ठीक है, ये भी कुछ डिसीजन ले सके अपने लोगों के लिए, और कुछ फायदे ये संविधान से पा सके। तो जो पॉलिटिक्स है वो बेस होती है ऑन कास्ट आइडेंटिटी अलोन, ठीक है, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो गरीबी है, जो विकास है, और जो करप्शन है ना, वो बढ़ता है। इससे यही चीजें बढ़ती है कि भाई हमारा काम नहीं हो रहा, हमारे पैसे ले लो और काम कर दो, ठीक है। एंड जो कास्ट डिवीजन है ऑल्सो लीड टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस, इससे वायलेंस भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेसन हमारा खत्म होता है, और आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन था, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि जो गवर्नमेंट है ना, और जो रिलीजन है उसको किस तरीके से देखा जा रहा है, ठीक है, कितना सीरियस मैटर है कि रिलीजन बेस्ड भी हम कितना कुछ कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। कई लोग बहुत आगे आ जाते हैं, कई लोग बहुत पीछे रह जाते हैं, ठीक है, कई लोगों को मौका ही नहीं मिल पाता खुद को दिखाने का, खुद को समझाने का। तो यहाँ पर हमें लेसन खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई लेसन के साथ। तो आप सभी बच्चे हमें वापस से ज्वाइन कर सकते हैं सत्य शिक्षा अभियान में, जिसका नाम है 9th 10th, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।